नमस्कार, मैं हूं अनिल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नया लुक। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष में हम प्रयास करेंगे कि आपको हर सप्ताह हम किसी ऐसी विभूति के दर्शन कराएं, किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से मिलवाएं जिसका समाज में कुछ विशेष योगदान है। आज ऐसी ही एक विभूति हमारे बीच में है, उनका नाम है बाबा हरदेव सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा हमारे इस स्टूडियो में। बाबा हरदेव सिंह से बात प्रारंभ करने के पहले हम बाबा के संदर्भ में आपको कुछ बातें बता दें। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि कहीं किसी संस्थान से नहीं मिली थी, न ही मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसी संस्थान ने दी, और न ही पंडित मदन मोहन मालवीय को उपाधि महामना की कहीं किसी ऐसी संस्था से मिली जिसका कहीं कोई पंजीकरण रहा हो। ये वो उपाधियां हैं जो जनमानस से उभरती हैं और छा जाती हैं क्षितिज पर पूरी आभा बिखेरते हुए। तो बाबा आपके साथ जो जुड़ा ये उपनाम है, हरदेव सिंह के नाम से शुरुआत करने वाले, पीसीएस अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले 35 वर्षों का लंबा अरसा आपने प्रशासनिक सेवा में बिताया है। तो ये पारितोषिक कह लीजिए, उपलब्धि कर लीजिए, या इसे पद्म पुरस्कार मान लीजिए कि आपके नाम के साथ बाबा की उपाधि जुड़ी। सबसे पहला सवाल, और कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, ये हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। आगे जो आज के इस कार्यक्रम का मुद्दा है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन ये बाबा शब्द क्या अनुभूति आपको देता है और कैसे आप इसको लेते हैं? मैंने सेवा के दौरान पीएचडी भी किया, एमबीए भी कर लिया। जब इग्नू से पत्राचार के माध्यम से शुरू हुआ तो एमबीए भी किया जी, ताकि हर पीढ़ी से सामंजस्य स्थापित कर सकूं। जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया था दर्शन शास्त्र में, फिर पीएचडी भी करके एक पुस्तक हमारी प्रकाशित हुई है, भारतीय इतिहास एवं साहित्य में सूफी दर्शन। इसमें योग साधना और सूफी साधना का तुलनात्मक अध्ययन है जी। तो वो डॉक्टर लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो जनता द्वारा दिया गया ये सम्मान है बाबा, वो लगाता हूँ। और अब तो हरदेव सिंह पहले नाम था, हरदेव सिंह के साथ बाबा शब्द लगा दिया है तो मतदाता जो हमारा वो है आईडी है उसमें भी अब बाबा हरदेव सिंह ही आता है। तो इतना प्रिय हो गया है क्योंकि जनता का दिया हुआ ये सम्मान है। तो जनता का जो दिया हुआ, जैसा आपने कहा कि पद्म श्री से भी, मैं तो कहता हूँ पद्म विभूषण से भी बड़ा ये सम्मान जो जनता द्वारा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर्वोपरि सम्मान है ये बाबा, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इतना लंबा आपका प्रशासनिक अनुभव, 35 वर्षों तक की अनवरत सेवा, और उसमें से भी दर्शकों 10 वर्ष, लंबा अरसा होता है ये, एक दशक। 2000 से लेकर 2010 तक बाबा पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। खाली प्रशासनिक सेवाओं में ही दखल नहीं रहा, बल्कि अपने महकमे में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है अपने लोगों के लिए, इस तरफ भी प्रयासरत रहे बाबा। आज बाबा को स्टूडियो में बुलाने का एक विशेष आशय है। वो विशेष आशय दर्शकों ये है कि बस 2 दिन बाद, आगामी 1 दिसंबर को, आप सब जानते हैं कि हमारे उच्च सदन विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, और विधान परिषद के चुनाव में 8 सदस्य जो हैं वो स्नातक या परास्नातक ही चुनते हैं, डिसाइड करते हैं। बाबा, पहला सवाल, चूंकि आप प्रत्याशी हैं लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, पहला सवाल इसमें ये उठता है कि केवल 100 का ये सदन, उच्च सदन, 100 की संख्या का उच्च सदन, और उसमें मात्र 8 सदस्य परास्नातक और स्नातक चुने, जबकि अवधारणा ही, संवैधानिक जो मूल अवधारणा थी इस सदन के लिए, तो वो ये थी कि जहाँ दरिद्र नारायण लोकतंत्र को मजबूत करेगा, वहीं हमारा बौद्धिक वर्ग एक नई दिशा उसको देने का काम करेगा इस उच्च सदन के जरिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है यही अवधारणा थी संविधान की। जी। आज हम कहाँ खड़े हैं इस दृष्टिकोण से विधान परिषद को लेकर के, इस विषय में, और विधान परिषद का चुनाव क्या है, संक्षेप में हमारे दर्शकों को जरा सा बताएं। विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश का है, इसमें 100 सदस्य हैं, 100 एमएलसी होते हैं जी, जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया है जी।
राजनैतिक दलों के लिए जी केवल 37 एमएलसी जी। का कोटा दिया गया। हम्म। सभी विधायक मिलकर 37 एमएलसी चुनते हैं ठीक। और इतना ही हम्म। माने इतनी ही संख्या रखी गई, इससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिया गया। ठीक। 37 संख्या लोकल बॉडीज़ के लिए हुआ। ठीक। और लोकल बॉडीज में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर सभी निगम स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है। स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व हो, ये माना गया था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें भी दखल करके जी 37 74 ले लिया। 10 नॉमिनेटेड होते हैं, जिसमें नामी गिरामी लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, जी। उनके लिए बना था। जी इसको भी जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने लोगों को ही नॉमिनेट करा देती है। जी तो 100 में 84 ले लिया। 8 टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी, जी जिसमें भी राजनीतिक दल हस्तक्षेप करने जी, लगे। जी। सभी टीचर्स ग्रेजुएट हैं, लेकिन ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी अलग से बनाई गई जी ताकि समस्त ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जी जो कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, हम्म। उनकी समस्या को हल करने के लिए, उच्च सदन में उठाने के लिए जी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी बनाई गई। उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज दखल करने लगीं। जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से बंधा है, जी उच्च सदन में इनकी समस्या नहीं उठा सकता है, जी वो अपनी विचारधारा से बंधा रहेगा। इसलिए जी। जरूरी है कि जिसका जो जितना सीमा बांधी गई है जी उतने तक रहे, अन्यथा 100 के 100 जिस दिन जी राजनीतिक दलों के एमएलसी हो जाएंगे, जी। विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। भारतवर्ष में केवल 6 राज्यों में बचा था। आंध्र प्रदेश ने इसी आधार पर विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और उसी तरफ हमारी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की भी बढ़ रही। कहने का मतलब ये कि संविधान ने तो ये व्यवस्था दी थी कि समाज को और देश को दिशा दिखाने के लिए एक बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधित्व इस उच्च बिल्कुल सदन के सही, जरिए हो, बिल्कुल सही। उसको भी हमारे कह लीजिए राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने एक राजनीतिक अखाड़ा बना के रख दिया। बिल्कुल सही है। इसमें ये था कि माना यह जाता है कि उच्च सदन में जो चर्चा होती है, जी सरकार उस पर गंभीर होती है जी और बेहतरी के लिए कार्य योजनाएं बनाती है। जी जी। ये विधान परिषद कभी भी बहुमत का सदन नहीं रखा गया। वहाँ गुणदोष के आधार पर बिल्कुल चर्चा ठीक, होगी और उसके आधार पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। लेकिन अब तो बहुमत का सदन बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक बातें कही बाबा आपने। जब बात आती है विधान परिषद की तो निश्चित रूप से एक चीज़ और दिमाग में आती है, वो ये कि देखिए वहाँ पे योजनाएं तो बन जाती हैं, आप जैसे प्रबुद्ध लोग पहुँचेंगे तो निश्चित ही उसमें श्रीवृद्धि ही होनी है, लेकिन समस्या आती है क्रियान्वयन को भी लेकर। तो आप चूँकि प्रत्याशी हैं इस बार के निर्वाचन के लिए, और विशेष रूप से आपने जो अपना संकल्प पत्र कह लें या आपने जो आश्वासन लोगों को, अपने मतदाताओं को दिए हैं, उनमें जो मुख्य बिंदु उभर कर सामने आते हैं, उनमें 2-3 बातें ख़ास तौर पे दिखाई पड़ती हैं। उसमें हमें जो दिखता है कि भाई सबसे पहला बिंदु तो वो आता है कि आप कह रहे हैं कि आप सभी जितने शिक्षक हैं सबके लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराने की दिशा में आप प्रयास करेंगे। नंबर 3, आप कहते हैं कि वित्त विहीन शिक्षक जो हैं उनके लिए मानदेय उचित दिया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था आप कराएंगे। और साथ साथ आप एक जो बड़ा मिशन है आपका, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, ये 4 बिंदु मुख्यतः हमें आपके संकल्प पत्र में दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो इस दिशा में यही बिंदु आपको क्यों ऐसे लगे कि आपको अपने संकल्प पत्र में डालने चाहिए, इनकी आपको आज की तारीख में सबसे अधिक आवश्यकता क्यों दिखाई पड़ी, और अगर आप चुने जाते हैं तो हमारे दर्शकों को कैसे आश्वस्त, जाहिर है इन दर्शकों में तमाम आपके मतदाता भी होंगे, उन्हें आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि यदि आपको वो चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं तो आप अपनी इन्हीं बातों पर खरे उतरेंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, विशेषकर जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जी रोजगार न पाते हैं, न नौकरी मिलती है, भटकते रहते हैं जी। ये बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक। इसके लिए अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती जी तो सुनिश्चित रोजगार देना तो उसका दायित्व है। ठीक है।
इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल सलूशन दिया है जी। कि जो कौशल विकास केंद्र बने हुए हैं, ठीक। ये भी अब लगभग कमाई के अड्डे बन गए हैं। सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, ट्रेन नहीं कर रहे हैं। जी ठीक। तो मेरा एक सुझाव ये है इसमें कि सभी डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को जी। ये पैसा सारा जो योजना के अंतर्गत आता है उनको दिया जाए। उनके पास कमरे हैं और पैराफर्नेलिया है, केवल गेस्ट स्पीकर बुलाने पड़ेंगे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, और ग्रेजुएशन के साथ साथ उनकी अभिरुचि के अनुसार, यानी छात्र छात्रा की अभिरुचि के अनुसार ट्रेड में, किसी न किसी ट्रेड में उनको 3 साल में प्रशिक्षण, ठीक। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों कराकर जी। डिग्री के साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो डिग्री के साथ जब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा तो 1+1 2 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। एक तो उनका कैंपस सिलेक्शन कंपनियां करने लगेंगी प्राइवेट। जी। दूसरा, अगर नौकरी नहीं मिल पाई तो उनके सामने एक लक्ष्य है कि हम इस ट्रेड में प्रशिक्षित हैं, हम ये व्यवसाय अपना स्थापित करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर 50% रोजगार भी हम दे सके तो बहुत बड़ा हित होगा युवा वर्ग का, और 50% रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है इन विधाओं से। नहीं, निश्चित। दूसरा, जी 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 देखिए, बताएं। बुढ़ापे का सहारा पेंशन होती है। नहीं, अब आपको यहाँ हम रोक रहे हैं। दूसरा बिंदु लेने से पहले आपने जो अपनी ये योजना बताई, निश्चय ही इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बड़ी आदर्श सी स्थिति होगी अगर ऐसा हो जाता है। बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा ये निर्णायक और कह लीजिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन एक पेंच है, आपने अपने वक्तव्य में ये कहा कि आप ये व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे कि जो कौशल विकास के नाम पे जो फंड इत्यादि आता है वो ट्रांसफ़र किया जाए जी। इन कोर्सेज को चलाने के लिए। जी। ये राजनीतिक मगरमच्छ आपको लगता है क्या कि आपको इसमें सफल होने देंगे? देखिए, जिस समय हम मुद्दा उठाएंगे जी उच्च सदन में, जी, तो ये युवा वर्ग हमारे साथ खड़ा होगा। ठीक है। और युवा जब अगर खड़ा हो जाएगा प्रदेश का, जी, तो लागू करना पड़ेगा। आप आश्वस्त हैं कि ये धन की व्यवस्था इसके लिए हो जाएगी? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जिस दिन उच्च सदन में ये मुद्दा उठेगा, मैं बड़ी गंभीरता से, शिद्दत के साथ ये मुद्दा उठाऊंगा। ठीक। और पूरा उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग, और उत्तर प्रदेश का नहीं, इसकी आंच और प्रदेशों में फैलेगी, और सरकार को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से जब इस कह लीजिए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि सरकार को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, यही वो बाबा हरदेव सिंह हैं जिनके दर्शन उनके प्रशासनिक काल में हुआ करते थे, जिस बात का डंका बजा करता था। खैर, दूसरी बात आपने पेंशन की, तो इसमें संक्षेप में पेंशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे? जो पेंशन, पुरानी पेंशन समाप्त की गई है जी। जो युवा सर्विस में आता है, ठीक है, वो एक्चुअली वो कोई कंडीशन लगाइए, वो तो पहले नौकरी पाना चाहता है। ठीक है। नौकरी में आने के बाद वो सोचता है कि अगर 60 साल के बाद हम रिटायर हो गए तो हम कैसे, हमारा गुजर बसर चलेगा, क्योंकि उस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पुरानी पेंशन बहाल कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इलाज के लिए गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करती है, और रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट व्यवस्था करती थी। तो अब हमारा ये है कि कैशलेस इलाज, जिसमें शिक्षक भी हैं, कर्मचारी अधिकारी संपर्क भी है जी, इनके लिए हो। और इसी के साथ मैं एक जो बहुत प्रमुख मुद्दा है संविदा कर्मियों का। नहीं, संविदा कर्मियों की आप बात करेंगे तो एक प्रश्न और जोड़ दूं इसमें यहाँ। जी। पहली बार शायद दर्शकों आपको बताऊं, विधान परिषद के चुनाव तो कब से होते चले आ रहे हैं, ये पहली बार होने जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी ऐसा भी है, वो आपके सामने यहाँ बैठे हैं, बाबा हरदेव सिंह। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये भी इच्छा जाहिर की है कि मीडिया से जुड़े लोगों को, जो मीडिया में जिनका शोषण हो रहा है, संविदा के नाम पे वो रख लिए जाते हैं और वो बेचारे मोह पाश में बंध, चुकी है ग्लैमर की दुनिया है, इसके मोह पाश में बंध के वो नए नए बच्चे चले आते हैं, अपना साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल देते हैं और मीडिया हाउसेस को आगे बढ़ाते हैं, और फिर वो कौड़ी के 3 होके कहीं किनारे पड़े रहते हैं। तो पहली बार शायद है कि विधान परिषद के चुनावों में मीडिया कर्मियों का, संविदा कर्मियों के साथ ही आप मुद्दा उठाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, मीडिया कर्मियों का और छायाकारों के लिए जी, और अधिवक्ता जो
प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है, जी उनके लिए भी जी मेरा ये मानना है कि शुरू के 5 वर्ष जी वो स्थापित होते हैं जी और उनको बहुत कम उनका मानदेय उनकी आमदनी होती है, जी जो भी है आमदनी हम कह लें बहुत कम होती है। जी जी जब कम आमदनी मिल रही है तो हताश भी होते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ये है कि 5 साल तक सरकार का दायित्व है कि आर्थिक दृष्टि से उनको सपोर्ट करे, तो मासिक स्टाइपेंड के रूप में जी उनको धनराशि सुनिश्चित की जाए, उनको दिया जाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको एक आधार मिल सके। बाबा, आपके संकल्प निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही अच्छे हैं। ईश्वर करे कुछ ऐसा हो जाए। तो ये चूंकि इस बिंदु पे मैंने इसलिए क्योंकि हमारी भी दुखती रग है ये, हम भी मीडिया कर्मी हैं और अनवरत पिछले 40 वर्षों से, अब नाम क्या लिया जाए, राष्ट्रीय संस्थान की सेवा करते चले आ रहे हैं। लेकिन स्थायित्व का जहाँ तक सवाल है तो आज भी अनिश्चय का वो अंधेरा कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ता रहता है कि कल क्या होगा। खैर, ये बिंदु तो ऐसा था जिसने हमें भी आकर्षित किया, इसलिए हमने विशेष रूप से इसको आज की इस चर्चा में शामिल किया। और आपके जो संकल्प व्यक्त किए गए हैं, बाबा के ज़रिए जो संकल्प दिए जाते हैं, क्यों एक आशा बंधती है कि वो पूरे भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि शायद मुझे याद पड़ता है सन 2001 के आसपास का वो दौर था जब आपने ही, आपकी पहल पर ही ये जो रिटायरमेंट की आयु थी 58 से 60, आपकी पहल पर ही 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष आखिरकार मजबूर होकर सरकार को ये करना पड़ा था। और ये श्रेय जाता है हमारे साथ बैठे बाबा हरदेव सिंह जी को। इन्होंने ही वो मुहिम चालू की थी और उसे अंजाम तक पहुंचाया था। तो बाबा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके इस चुनाव के लिए। हम सबकी पूरी आशा है, क्योंकि आपके संकल्प ऐसे हैं कि वो निश्चय ही समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। हालांकि ये चुनाव है और आप जानते हैं कि चुनाव में कितना भी कुछ से इतर और अलग रखा जाए, लेकिन राजनीति का समावेश कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, एक लीक काजल की लागबे तो लागबे। तो वो आपको पार पाना होगा। उस एक काजल की लीक से आप कैसे पार पाके अपना रास्ता बनाते हैं और एक नई आभा बिखेरते हैं, ये वक्त ही हम सबको बताएगा। बाबा, काफ़ी चीज़ें आपने स्पष्ट की, निश्चित रूप से दर्शकों तक आपकी बात अब पहुंच चुकी होगी। एक अंतिम सवाल जी, ऐसे परिदृश्य में जहां हर कुछ केवल और केवल राजनीति के चश्मे से ही देखा जा रहा है, और आपने शुरुआत में ही कहा कि विधान परिषद तक के चुनाव को राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दिया गया है, तो वो कौन से कारण हैं कि इसके बावजूद आपने विधान परिषद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और विधान परिषद ही क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जो भी एमएलए, एमपी या एमएलसी बनना चाहते हैं जी, उनका मकसद होता है या तो हम अपने एम्पायर को बढ़ाएं या बढ़े हुए एम्पायर की सुरक्षा हो जाए जी। इसलिए सदन में जाना चाहते हैं जी। हमारा ना एम्पायर है, ना तो खड़ा करने की इच्छा है, कुछ करना चाहते थे। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में हमने उदाहरण पेश किया, मेरे दिमाग में एक भाव था कि हम विधान परिषद में पहुंचकर जी और ये दिखाएं कि एक जनप्रतिनिधि को कैसे काम करना चाहिए। विधान परिषद, इसमें ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी हमने इसलिए चुना जी कि आज़ादी की लड़ाई भी जो जीती गई जब प्रबुद्ध वर्ग अगुवाई करने लगा जी। बिल्कुल, जब अगुवाई करता है तो बदलाव लाता है। बिल्कुल सही। और अगर इस समय ज़रूरत है, जैसे क्रियान्वयन गड़बड़ाता है जी, निर्णय हो जाते हैं, क्रियान्वयन गड़बड़ाता है, लेकिन अगर प्रबुद्ध वर्ग जग गया तो ये बदलाव ला देगा। इस उद्देश्य से मैं ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में उतरा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में प्रबुद्ध वर्ग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ जाता है। बिल्कुल सही। ये मेरा उद्देश्य है और मैं करना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ कि अपने के अतिरिक्त क्या किया जा सकता है। अपने के लिए तो कुछ ज़रूरत नहीं है, अब बाहर क्यों नहीं किया जा सकता, जनसेवा क्यों नहीं की जा सकती, युवाओं के लिए कार्य क्यों नहीं किया जा सकता, या जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको उच्च सदन में उठाकर और उसका एक बड़ा स्वरूप क्यों नहीं दिया जा सकता, जिसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जनमानस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए।
नहीं, निश्चित रूप से बाबा आपके ये सारे संकल्प जिस दिशा की तरफ इंगित कर रहे हैं वो निश्चय ही सुनहरा रास्ता दिखाई पड़ता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की तो आपको उसका यहाँ अगुवा बनाया, आपको आपके ज़िम्मे वो चीज़ें डाली, तो निश्चय ही कहीं न कहीं मोदी जी को भी आप में कुछ विशेषता ऐसी दिखाई पड़ी होगी कि उनको लगा कि नहीं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्रशासनिक काल में वो स्वच्छता का रूप हालांकि अलग था, जो कह लीजिए भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो संकल्प था उस तरफ था। नहीं, ऐसा नहीं था जी। मैं 4 नगर निगमों में नगर आयुक्त और उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण रहा। अच्छा। उस समय तो पैसा भी नहीं मिलता था। अच्छा। नगर निगम वाराणसी हो या नगर निगम आगरा, नगर निगम बरेली, नगर निगम गाजियाबाद, वहाँ अपने संसाधनों से विकास कार्य तो कराया ही, लेकिन साफ सफाई का इतनी बड़ी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था कराई जी कि 9 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर कूड़ा नहीं फेंक सकता था। अच्छा। बिना कानून बने, और उन पर पेनाल्टी लगाने का हमने कर दिया था, और जो गलती कर जाता था वो पेनाल्टी देने में खुशी महसूस करता था कि एक अच्छी व्यवस्था के लिए हम दे रहे हैं। यही बड़ी बात है। तो ये स्वच्छता का हमारा बहुत पुराना था। 4 नगर निगमों में बिना संसाधन के हमने दिखाया कि किस तरह स्वच्छ रखा जा सकता है शहर को। अच्छा बाबा, वो एक और कहानी आपसे जुड़ी है, वो 1 रुपये वेतन का मामला, वो क्या है? आप इसको छोड़िए, इस पर है। देखिए, ऐसा है जी। जो ईमानदार व्यक्तित्व होता है जी। उसके लिए तमाम लीजेंड्स प्रचलित हो जाते हैं। जी। एक ही नहीं, कई लीजेंड्स प्रचलित हैं। हाँ, हाँ। और ये सच्चाई है जी। कि जब हम जैसे नगर निगम में थे, नाले की सफाई या नाले की सफाई हो रही है, जी। तो हम ये जानने के लिए कि तलछट सफाई हुई है कि नहीं, मैं हाथ डाल दिया करता था। कहीं एक स्थान पर हाथ डाला, अगर मिट्टी निकाल के दिखा दिया तो इसका मैसेज इतना ज़बरदस्त जाता था कि पूरा तलछट सफाई करो, नहीं ये हाथ डाल के देख लेंगे बाबा। तो जब ये स्थिति आती है अधिकारी के मौके पर जाकर, जी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। बहरहाल निश्चित ही बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत करते हैं हमारे समाज के लिए, और आपने वो करके दिखाया है। वो चीज़ें खाली आपके बोल वचन में नहीं, बल्कि आपकी कार्यप्रणाली में, आपके योगदान में, सब में स्पष्टतया परिलक्षित होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बाबा, बहुत बहुत शुभकामना है आपको आपके आगामी चुनाव के लिए। और ये तो वक्त बताएगा कि दर्शक क्या निर्णय लेते हैं। इसमें से तमाम हमारे स्नातक क्षेत्र के मतदाता भी होंगे, उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आपसे हम एक ही आग्रह करेंगे, हम नहीं कहते कि आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं बाबा इसलिए हम इनके लिए कुछ आपसे कहें। आप बौद्धिक वर्ग का चुनाव है ये, तो थोड़ी अपनी बुद्धि लगाइए, देखिए, भालिए, परखिए, जांचिए, खूब ठोकिए, बजाइए, और उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि आपको ये विवेक ईश्वर ने तो जो दिया वो दिया ही, आपके साथ साथ डिग्रियां भी हैं, उनकी लाज भी आपके इस मत पर टिकी हुई है। आपको अगर लगे कि बाबा के लक्ष्य उचित हैं, बाबा का मंतव्य स्पष्ट है, बाबा की नीयत साफ है, बाबा का ट्रैक रिकॉर्ड उचित है, तो इनको आप जिताएं। अन्यथा आपका जो मनचाहा प्रत्याशी हो उसके पक्ष में आप जाएं। इस संदर्भ में हमें कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं कहना, आपको फिर भी हम शुभकामना यही देंगे कि ईश्वर आपको सफलता दे। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए एक बार नया लुक की पूरी टीम की तरफ से हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के व्यक्ति विशेष में हमारे मेहमान थे बाबा हरदेव सिंह। पुनः आपसे मुखातिब होंगे किसी ऐसी ही और विशिष्ट विभूति के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। आप देख रहे थे नया लुक।